हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके लिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन लेकर के आई हूँ और मैंने उसका फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको इजीली मेमोराइज हो जाए, क्योंकि हर बुक में अलग अलग काफी पार्ट में दिया हुआ है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। तो स्पेशली 10th के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर एक बार आप फ्लो चार्ट को समझ लेंगे तो आगे आपको रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अब मैं कुछ वीडियोज ऐसे बनाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल और भी ज्यादा हेल्पफुल हो, जैसे कि सीबीएसई में नए नए क्या क्या सर्कुलर्स आते हैं और एनसीईआरटी बुक्स वगैरह आप कहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक न्यूज़ेज आते रहते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कि बोर्ड का एग्जामिनेशन अब है, बोर्ड का एग्जामिनेशन कब है। वो केवल अपना एक अपने एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी वो न्यूज वाले या जो भी है अपना निकालते हैं कि सीबीएसई क्या सोच रही है, बट एग्जैक्टली डेट किसी को पता नहीं है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन कब, जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन है कब कंडक्ट होंगे। तो इसके लिए हम किस साइट को विजिट करें ताकि हमें करेक्ट न्यूज मिल सके, कौन सा ऑथोराइज साइट है जिसको हम विजिट करें हमें करेक्ट न्यूज मिल सके। हम अननेसेसरी हर पेज को ओपन कर देते हैं, जहां भी है कि सीबीएसई ने ये बोला है, सीबीएसई ने वो बोला है, तो हमने फटाफट पढ़ के देखा, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, मटेरियल कुछ भी नहीं होता है। बस वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि अरे एग्जाम अब होगा तब होगा। तो इससे बेटर है हम उस साइट को विजिट करें, हम वहां विजिट करें जहां हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके और ऑथेंटिक न्यूज मिल सके। तो वो भी मैं जल्द ही शेयर करूंगी, आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बुक्स वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी वगैरह, इसका मैं प्रॉपर आपको साइट बताऊंगी। और जो भी गवर्नमेंट में जो भी कुछ नया आने वाला होगा, स्पेशली 10th के बच्चों के लिए या कैरियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी अगर उस तरह का नया आता है तो वो भी मैं अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहूंगी। लेकिन आज तो मैंने एकेडमिक पे फोकस करते हुए आज का वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने वीडियो का जो चैनल का जो मैंने लोगो बनाया है, एक पोस्टर सा बनाया है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में वो पोस्टर शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं अगले वीडियो में वो जरूर शेयर करूंगी। और फिर मैं आज का कंटेंट आगे बढ़ाती हूँ और उसको मैं अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें मैंने आपको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, 4 पार्ट में स्पेशली डिवाइड किया है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बाइन करना, मतलब कि दो अगर छोटे छोटे एलिमेंट होंगे तो वो कॉम्बाइन करके कोई बड़ा कंपाउंड बनाएंगे, या दो कंपाउंड छोटे होंगे वो कॉम्बाइन करके बड़ा बनाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ये कैसे कैसे होगा। तो हम पहले याद रखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि दो अलग अलग एलिमेंट जो है या छोटे छोटे कंपाउंड कॉम्बाइन करके एक बड़ा प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये दूसरा है, दो अलग अलग मैं लेके आई हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जब इसको मैंने, ये रिएक्टेंट है, अभी इसका प्रोडक्ट नहीं बना है, ये अभी रिएक्शन में पार्ट लेने जा रहा है। जब हमने एक कंटेनर में इसको डाल दिया तो इन दोनों ने कॉम्बाइन होके, पहले ये सेपरेट थे, अब ये दोनों कॉम्बाइन होके, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा कंटेनर में, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्बाइन हो गए, छोटे जो एलिमेंट थे, छोटे कंपाउंड थे, वो मिक्स होके कॉम्बाइन करके बड़ा बन गया। आपने देखा ये कॉम्बाइन होके रिएक्शन के बाद बड़ा बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हमने बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे दो छोटे चीज कॉम्बाइन होके बड़ा बन जाए, तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप का रिएक्शन है दोस्तों डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, टूट जाना। जब कोई बड़ा एलिमेंट टूट जाता है, जब कोई बड़ा एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं बोलूंगी, बड़ा कंपाउंड ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें तीन है, थर्मोलिटिक, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक। तो हम देखें क्या क्या तीनों है, इसको भी हम देखें प्रैक्टिकल करके।
अब मैं आपको बता रही हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने देखा ये हमारे पास एक बड़ा कंपाउंड है, ठीक है, मैंने घर में पड़ा पोटैटो बड़ा लिया, ठीक है, इसको डिकम्पोज होना है। डिकम्पोज थर्मोलिटिकल मतलब टेम्परेचर से, फोटोलिटिकल मतलब सनलाइट से, या इलेक्ट्रोलिटिकल इलेक्ट्रिसिटी से। तीन तरीके से होता है। तो हम डिकम्पोजिशन में देखेंगे कि डिकम्पोजिशन होता क्या है। जब एक बड़ा, कोई भी बड़ा कंपाउंड ब्रेकडाउन होके छोटे कंपाउंड में, छोटे एलिमेंट या कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ये पहले बड़ा था, हमने इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए भेजा। जब भेजा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा दो छोटे छोटे एलिमेंट या कंपाउंड बने। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में जो यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जब डिकम्पोज होता है उसके सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो मान लीजिए ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको मैंने सनलाइट में रखा तो ये ब्रेक डाउन होके ये सिल्वर बना, ये ब्रोमाइड बना, ब्रोमीन बना। उसके भी तीन टाइप है, फोटोलिटिकल जो फोटो से हो सके, थर्मोलिटिकल जो टेम्परेचर से डिकम्पोजिशन हो सके, जिसको मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगी। अभी तो मैंने डेमो दिखाया कि डिकम्पोजिशन होता क्या है, ठीक है। और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, फिर हम स्क्रीन शेयर कर। दोस्तों अगला हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से आपको पता है डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से हटाना। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। वो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आप मेरे प्ले बॉक्स में जाके यूट्यूब के प्ले लिस्ट में देखेंगे तो डिमोन्स्ट्रेशन से अलग मैंने फाइल बना रखी है, उसमें आप सर्च कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हम डेमो देख लें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, मैंने ये कॉपर सल्फेट लिया, पूरा कंपाउंड, इसमें कॉपर भी है सल्फेट भी है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के लिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये है कॉपर और सल्फेट दोनों है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये सल्फेट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको आयरन नेल से रिएक्शन कराया। आयरन नेल आपको पता है ना, कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल डालने के बाद आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में भी बताया। ये कॉपर सल्फेट है, ये हमारा कॉपर है, ये सल्फेट ग्रुप है पूरा। हमने यहाँ पे आयरन नेल लेके आए, ठीक है, ये मान लीजिए आयरन है हमारा, हम इसको लेके आए। जब हमने लेके आए तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट कॉपर से ऊपर है, आप रिकॉल करेंगे, वो कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, जब हमारा एक हमने कंटेनर में तीनों को डाला तो फाइनल जब प्रोडक्ट बना तो ये हमारा बन गया आयरन सल्फेट, आयरन यहाँ आ गया सल्फेट के पहले, और कॉपर हमारा जो है कॉपर अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमारा कॉपर सल्फेट, टोमेटो जो मैंने सल्फेट माना उसके साथ कॉपर था। जैसे ही आयरन आया, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो जैसे ही आयरन आया, आयरन ने सल्फेट को ले लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसमें सिंगल एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही एलिमेंट हो रहा है कॉपर। तो इसीलिए कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जिसमें एक ही रिएक्टेंट डिस्प्लेस होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में जब दो चीजें एक्सचेंज हो, जब दो चीजें डिस्प्लेस हो, ठीक है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो हमने देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। आपने रिएक्शन पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका किसका पढ़ा आपने, NaCl सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए एसिड और बेस का रिएक्शन कराते, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं। तो दोनों में दो चीजें डिस्प्लेस होती है। मान लीजिए ये HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, HCl है स्टार्टिंग में, इसको रिएक्शन कराना है, ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें इससे रिएक्शन कराना है HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये आपका सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है, हमारा ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये सोडियम है, अनियन सोडियम है, और लेमन क्या है आपका
हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। तो आप देखिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। जब रिएक्शन कंटेनर में हमने दोनों को डाला तो अब क्या हुआ, H के साथ, ये हाइड्रोजन क्लोराइड था, H के साथ क्या आएगा, OH आके मिल जाएगा। OH आपका कौन सा था, लेमन था, तो H के साथ सीधे आपका OH आके मिल गया और ये इन्होंने H प्लस OH वाटर बना के ये अलग हो गए। ठीक है, अब हमारा अभी भी कंटेनर में क्या बचा है, क्लोरीन बचा हुआ है और सोडियम बचा हुआ है। HCl का H तो निकल के चला गया OH के साथ, अब यहाँ पे क्लोरीन ये बचा हुआ है और कंटेनर में सोडियम बचा हुआ है। OH निकल के H के साथ चला गया, एसिड के H के साथ। तो ये हमारे कंटेनर में क्या बचा है, क्लोरीन, HCl का क्लोरीन और NaOH का Na, सोडियम बचा है। अब ये दोनों जो है एक साथ मिलके रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। तो इसमें आपने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो कंपाउंड ने आपस में एक्सचेंज किया, डिस्प्लेस किया एक दूसरे को, तो इसको हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, क्योंकि उसमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का H जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ जाके वाटर बना रहा है और क्लोरीन जो HCl का क्लोरीन था वो सोडियम के साथ मिलके NaCl सॉल्ट बना रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आगे देखें हम तो दोस्तों, हमारा अगला हमने डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट भी देखा, इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी देखा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या फॉलो हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन मेरा प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें मिल जाएगा आपको, छोटे तरीके से मैंने बताया है। अब हमारा रेडॉक्स, रेडॉक्स में दो वर्ड छिपे हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ये दोनों प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, तो मैं भी इसको समझाना चाहती हूँ। ऑक्सीडेशन क्या है इसको हम देख लें थोड़ा। ऑक्सीडेशन दोस्तों, आपने देखा होगा कि घर में आप कोई भी सामान रखते हैं, थोड़े दिन बाद वो अगर चिप्स रखा है तो चिप्स थोड़ा कुरकुरा जो होता है वो खराब हो जाता है। अगर आपने कोई भी चीज, अगर आपने कोई भी चीज मेटल की चीज रखी है वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मींस की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन, जो रिएक्शन ऑक्सीजन को ऐड करके हो वो ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन यूज नहीं हो, निकल रहा हो, वो रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन का सबसे अच्छा हम एग्जांपल देखेंगे। मैंने अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, ये हमारा पोटैटो था। अगर मैं पोटैटो को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दूं, इवन एप्पल को भी, तो थोड़ी देर बाद वो डार्क होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो खराब होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ये दोनों प्रोसेस कभी कभी साइमल्टेनियसली भी चलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ऑक्सीजन का यूज हुआ वो ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है जिस प्रोसेस में, तो वो रिडक्शन हो गया। उसके और भी क्राइटेरिया है जो हम देखेंगे। तो हम आगे चले, हम जरा चार्ट को देख लिया हमने, हमने डेमो भी देख लिया। अब थोड़ा केमिकल केमिस्ट्री के हिसाब से हम देख लें कि हमें क्या करना है। जैसे फोटोसिंथेसिस हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस है, तो वो कैसे है वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम देख हमने इसको क्या किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला, क्योंकि कंबाइन करने के बाद एक बड़ा प्रोडक्ट बन रहा है एक्स और वाई, जैसे मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखाया था। और जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो उसके प्रेजेंस में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट निकलती है। जब दो चीजें कंबाइन करती है तो दिल का टेंशन कम होता है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो टेंशन को दूर कर देते हैं, हीट को निकाल देते हैं, एक्सोथर्मिक है ये। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्डिंग बनी, दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग बनी, तो एक्सोथर्मिक हो गया, हीट जो है अपने आप टेंशन निकल गया। तो ये हम इसको ऐसे समझेंगे। ये हमारा अगला है, हमारा इसका कॉम्बिनेशन के बाद हमारा अगला है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हम किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, बहुत एनर्जी देंगे तब जाके हम सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हम उसमें एनर्जी देंगे, हीट देंगे। तो हीट देने के प्रोसेस को हमने बोला एंडोथर्मिक, ठीक है। जैसे एक्स वाई था, इसको ब्रेक डाउन करना है तो बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है तो इतना आसान नहीं है ब्रेक डाउन करना, तो हमने बहुत एनर्जी ली, बहुत हीट दिया, तब जाके एक्स और वाई दोनों अलग अलग हो गए। तो इसको बोला डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो गए, और ये जनरली एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। और एक्सेप्शन इसमें है, एक्सेप्ट डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट निकलता है, वो एक्सेप्शनल केस है, हम उसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें भी डिकम्पोजिशन थर्मोलिटिक, मतलब थर्मो टेम्परेचर के प्रेजेंस में जो डिकम्पोज हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जब उसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। फोटोलिटिक मैंने सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल दिया, हमारे जमाने में कैमरे रोल से फोटो होते थे, अब आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें रोल की जरूरत नहीं है। तो ये रोल था हमारा जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर अलग होता था, ब्रोमीन अलग हो जाता था। और हमारा इसमें अगला है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब जैसे कि हमने वाटर में इलेक्ट्रोलिटिक करंट दिया है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिजल्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में किसी कंपाउंड के, तो उसमें जो डिकम्पोजिशन, देखिए इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। Decomposition of sodium passing electricity through molten sodium chloride, it decomposes into sodium and chlorine। ये सेपरेशन का भी प्रोसेस है, इसमें सोडियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर रहे हैं डिकम्पोज करके इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जब कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा के आयरन आया था, तो ये सेम एग्जांपल है, ए बी में था उसमें सी आ गया, तो सी ने क्या किया, डी को हटा के ए के साथ अटैच हो गया, एक ने हटा के दूसरे के साथ अटैच हो गया। जैसे FeSO4 है तो Fe ने कॉपर को हटाया और अपने आप को कर लिया, और ये किस पे है, ये रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होता है। दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए। वैलेंसी में जो है आपको एक मॉडल से बता दिया है, थोड़ा सा और भी बाद में बताऊंगी, और इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे एक कंपाउंड था, यहाँ पे एक कंपाउंड था, दोनों ने अपने एक एक जो है एलिमेंट को एक्सचेंज कर लिया। तो देखिए एक्सचेंज करके ए डी के साथ चला गया और सी डी के साथ चला गया। इसका सिंपल एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का मैंने नमक का दिया था कि कैसे नमक बनाने में आपने क्या क्या यूज किया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यूज किया, तो उसके बाद सोडियम क्लोराइड बना और वाटर गैस निकला। कैसे इन लोगों ने, देखिए सोडियम ने क्या किया, Cl को ले लिया और OH को हाइड्रोजन को दे दिया, तो दोनों ने अपने जगह को इंटरचेंज कर लिया, तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना, इसमें एक और है, टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉलिड इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, और लास्ट में यहाँ बेरियम सल्फेट का पीपीटी नीचे बैठता है, जो इनसॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल होता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। अगला हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, तो उसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली होता है, और इसलिए उसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन है। द सब्सटेंस गेटिंग रेड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में जो रेड्यूस हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो रेड्यूस हो रहा है, खुद रेड्यूस हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, उसको
रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ये एग्जाम्पल है, आपने देखा जिंक था, कॉपर सल्फेट था, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैं इसका आगे भी और देती हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखिए, ये देखा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। जहां ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो रिडक्शन है, ठीक है। और जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके मिल रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये मैंने अभी बताया था। तो इसका देखेंगे, इसको मेमोराइज बस थोड़ा सा करेंगे क्योंकि ये बाकी आपकी कुछ चीजें हायर क्लास के लिए है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, द गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जहां पे रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का वो रिडक्शन होता है। एक और क्राइटेरिया है द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है वो क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसको आप बहुत सारे एग्जांपल में हम समझाएंगे आगे। ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको अभी नहीं बताऊंगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब है, ये जब ऑक्सीडेशन नंबर का मैं कराऊंगी डेमोन्स्ट्रेशन तब बताऊंगी। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका रिडक्शन है, ये आप मेमोराइज कर लीजिए। फिर ऑक्सीडेशन नंबर पे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये जो है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन का कहाँ होता है? रैनोसिडिटी ऑफ फूड, फूड का खराब होना। आपको पता है फैटी चीज अगर बटर को ही आप 1 महीने घर में गर्मी में बाहर रखे तो स्मेल आती है, तो वो रैनोसिडिटी ऑफ फूड कहा जाता है। तो उससे कैसे प्रिवेंट करेंगे? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे जैसे कि BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, और अगला है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन की वजह से जो है पैकिंग, जब हम फूड को बचाना होता है तो आपको पता है जब आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करना है। नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव होता है हमारे नीचे के टेम्परेचर पे, तो इसीलिए उससे फिल किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम रोक सके। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ये सब है। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस का हम सबसे पहले कोरोजन ऑफ मेटल्स देखते हैं। कोरोजन ऑफ मेटल्स मतलब उसका, उस मेटल का ऑक्साइड जैसे बन गया। मान लीजिए आपने कोई मेटल रखा, आयरन रखा, कुछ भी रखा, मान लीजिए आयरन रखा और कोई और भी मेटल रखा, तो उसमें ब्लैक, थोड़े दिन बाद वो ब्लैक पड़ने लगता है। पता है क्या कारण है? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। तो उस प्रोसेस को हमने बोला कोरोजन। और ये किस वजह से हो रहा है? द प्रोसेस इन विच मेटल आर रिटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल, किसी केमिकल की वजह से हो रहा है, उसको कोरोजन बोलेंगे। और कोरोजन का सबसे अच्छा जो है रस्टिंग ऑफ आयरन है। आयरन अगर आपके घर साइकिल रखा हुआ, थोड़ी देर बाद वो खराब होने लगता है, तो अगर कोरोजन आयरन में होता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। अगर कोरोजन का प्रोसेस आयरन में हो रहा है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। इवन आपने जब ज्वेलरी पहनी होती है इसकी सिल्वर की, तो थोड़े दिन बाद वो भी ब्लैक पड़ता है क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन अपना काम शुरू कर देता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू कर दे रहा है। गोल्ड और प्लेटिनम में नहीं होता है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं, मतलब उससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि पहले वो एलिमेंट खराब हो, उसके बाद नीचे वाले का नंबर आए। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ग्रीजिंग, एलॉइंग, एलॉइंग से अपने इच्छा के अनुसार हम चेंज कर देते हैं, 2 मेटल मिला के अपने अकॉर्डिंग हम उसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं। और पेंटिंग, पेंट वेंट करके भी हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन था जिसको मैंने एक्सपेरिमेंट से बताना चाहा और फ्लो चार्ट से।
तो आप इसको देखते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर बटन दबाइए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग टिल माय नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो कुछ और भी मैं लेके आऊंगी जिसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको समझा सकूं। कुछ मैं सोचती हूँ कि कैसे आप तक अपनी बात को पहुंचाऊं, कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर सही लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए, ताकि मुझे अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट का पता चले कि मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।